ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप ये देख रहे हैं कि आज पिछले 2-3 दिन से पूरी दुनिया में ये कोरोना वैक्सीन को लेके जो एक हड़कंप मचा हुआ है, वो आखिर उसकी वजह क्या है, इस डर से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोरोना जिसको ये महामारी बताया गया, इसमें जो सबसे ज़्यादा डर फैलाया गया था, जिसमें मीडिया की अहम भूमिका रही, तो ये एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन था। ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं थी, सिंपल वायरल इन्फेक्शन था। वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है कि आपका शरीर ही इस इन्फेक्शन को ठीक कर देता है और आप उससे बाहर आ जाते हैं। तो कोरोना जो कोविड-19 था, ये भी एक सिंपल फ्लू वायरस था, ये भी सेल्फ लिमिटिंग ही था। पूरी मीडिया ये नैरेटिव चला रही थी कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि ये मीडिया नैरेटिव चला रही थी। ऐसा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने नहीं बोला, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने नहीं बोला, किसी नेचुरोपैथिक डॉक्टर ने नहीं बोला। ये मीडिया और सरकारें कह रही थी कि इस फ्लू वायरस का इलाज नहीं है, जबकि होम्योपैथी पिछले 250 सालों से ज़्यादा से है। आयुर्वेदा का कम से कम 4 से 5 हज़ार साल का इतिहास है। एक से असाध्य बीमारियां इन पैथियों के माध्यम से ठीक होती चली आई हैं और आज भी ठीक हो रही हैं। तो ये नैरेटिव चलाकर इन पैथियों को बंद कर दिया गया था। वहीं से शंका हो गई थी कि ये एक फर्जी महामारी है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि आपके घर में आग लगी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि रामू बुझाने आए कि श्यामू बुझाने आए, आप तो यही कहेंगे कि जिसके पास पानी है, जो मेरी मदद कर सकता है, सब के सब आएँ और इस आग को बुझाएं। लेकिन यहाँ पर यह बोला गया था कि नहीं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और किसी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन के लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, खाली एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट इसका होगा। एलोपैथी में बीमारी तो ये बहुत बड़ी बता रहे थे, लेकिन एलोपैथी में ये पैरासीटामोल के भरोसे आपको इन्होंने झोंक दिया और आप जाके अस्पतालों में अनावश्यक दवाइयां खा खा के मरे, और उनके जो बच गए वो आज ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट आज भी लोग भुगत रहे हैं। तो इससे तो ये प्रूफ होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। नहीं तो जब तक वैक्सीन नहीं था, यदि आप ये बता रहे थे कि वैक्सीन ही सब कुछ है, तो जब तक वैक्सीन नहीं था तब तक आपको होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी को केसेस देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। जब से ये पैथियां हुई हैं तब से लेके आज तक का इतिहास है कि ये एक से एक असाध्य बीमारियों को ठीक की हैं, ये इतिहास गवाह है इसका। लेकिन इन्होंने जिस पैथी में कॉन्स्टिपेशन, फंगल इन्फेक्शन, सिंपल टेंशन टाइप हेडेक तक नहीं सही होता, वहां पर इन्होंने आपको झोंक दिया कोरोना जैसी महामारी में कि आप एलोपैथी का इलाज लो, और आपका घर, जमीन, जायदाद, सोना चांदी सब कुछ लुट गया। फिर इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका एक दवा कंपनी है, दोनों ने मिलकर के एक फार्मूला इजाद किया और उस फार्मूले के हिसाब से वैक्सीन डेवलप की गई इंडिया में। वो भी पुणे में एक वैक्सीन कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आधार पूनावाला जी की है। तो फार्मूला एस्ट्राजेनेका का था, वैक्सीन उसी फार्मूले के आधार पर यहाँ कोविशील्ड नाम से बनाई गई। जब ये वैक्सीन बाहर के देशों में लगना चालू हुई थी, तभी से शंका हो गई थी कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। लेकिन भारत में उसे धड़ल्ले से कैंप लगा करके जो है तो टीके को लगाया गया, जबकि बाहर के यूरोप के देशों ने इस वैक्सीन को बैन कर दिया था। और यहाँ जो है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ जो है हमारे मोदी जी वैक्सीन गुरु बन के बैठे हुए थे, वैक्सीन पे इतना ज्ञान दे रहे थे कि जैसे सब कुछ वैक्सीन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैक्सीन का बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज होता है। 100% कोई भी वैक्सीन किसी भी बीमारी को नहीं रोक सकता, क्योंकि आज आप वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, वायरस बहुत पहले आया था, वायरस समय के साथ म्यूटेट हो जाता है। जितने भी वायरस हैं, आपने पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि जितने भी वायरस हैं ये समय के साथ म्यूटेट हो जाते हैं। तो कोई भी वैक्सीन 100% किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। इसके बावजूद भी हमारे मोदी जी विश्व गुरु बने हुए थे, वैक्सीन गुरु बने हुए थे वैक्सीन के मामले में। और ये पता चलने के बावजूद भी कि इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इवन कई जगह नोटिस हुए थे, इसके बावजूद भी यहाँ वैक्सीन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देख पा रहे हैं कि सरकार ने इस बात को नहीं माना, बल्कि उल्टा सुप्रीम कोर्ट में
टीके से होने वाली मौतों को खारिज करने के लिए कहा। ये देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उन 2 युवतियों के माता पिता द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है, जिनकी कथित तौर पर कोविड वैक्सीन लेने के बाद मौत हो गई। सरकार को सपोर्ट टीके लगवाने के लिए खूब प्रचार कर रही थी, लेकिन जब मौत हो गई तो सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन से होने वाली मौत को खारिज करने को कहा। देश में कोरोना की रफ्तार थम रही है और वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद भी 28 मई तक 475 लोगों की मौत हो चुकी है। वो 475 कौन है? केंद्र सरकार ने 14 पेज के हलफनामे में कहा कि 28 मई तक अब तक कुल टीकाकरण किए गए लोगों में से 475 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये वैक्सीन 100% इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहा था। इवन दो जो लोग पूरी तरह से हेल्दी थे उनको भी वैक्सीन के चलते जो है तो इन्फेक्शन, जो लोग 100% स्वस्थ थे वैक्सीन लगाने के बाद कई बार उनको समस्याएं हुई, कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो हॉस्पिटल जाके एडमिट हुए, उनकी हालत गंभीर हो गई। कई तो बच के भी नहीं आए, वैक्सीन लगाने के बाद नहीं बचे। फिर एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, इंडिया टू रिव्यू कोविड वैक्सीन आफ्टर ब्लड क्लॉट वार्निंग। एस्ट्राजेनिका कंपनी ने खुद ब्रिटेन की एक कोर्ट में, अदालत में एक्सेप्ट किया कि हाँ, रेयर कंडीशन में इसके जो है तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब वो साइड इफेक्ट बताया TTS, जिसको थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहते हैं। थ्रोम्बोसिस मतलब खून की नसों के अंदर खून का थक्का जमना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना। ये दोनों एक साथ, ये बड़ी रेयर कंडीशन है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ में थ्रोम्बोसिस होना ये जनरली जो है तो कॉमन कंडीशन नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट के कारण ही थक्का जो है तो बनता है। खून जमने में प्लेटलेट का ही सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ पर प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं, इसके बावजूद भी थ्रोम्बोसिस हो रही है। तो ये बड़ी रेयर कंडीशन है। तो इस कंडीशन को एस्ट्राजेनिका ने खुद एक्सेप्ट किया है ब्रिटेन की कोर्ट में कि इससे ये हो सकता है। अब रियल डेटा तो 50 लाख में हो रहा है, 1 लाख में हो रहा है, 10,000 में हो रहा है। कौन बताता है ये डेटा कितना सही है? ये तो जब आगे जांच हो, इसका टीम का गठन किया जाए और उनका लॉन्ग टर्म फॉलोअप लिया जाए, तब पता चल पाएगा कि हार्ट अटैक का एग्जैक्ट रेशियो क्या है, ब्रेन अटैक का एग्जैक्ट रेशियो क्या है, जब इसकी कोई टीम हो एक्सपर्ट की और उसकी लॉन्ग टर्म स्टडी हो। तो ये तो हार्ट अटैक के मामले हैं जो कि सडन हो रहे थे, लोगों को हुआ, तब लोगों ने इस पे शंका जताई कि इट मे बी बिकॉज ऑफ वैक्सीन। पर जिन बीमारियों में सडन डेथ नहीं होती है, जैसे कैंसर का डेवलप होना, ऑटो इम्यून डिजीजेज का डेवलप होना, डायबिटीज का ट्रिगर होना, है ना, तो ये सब चीजें, क्योंकि सरकार के पास डेटा था, इसकी लॉन्ग टर्म स्टडी कराना चाहिए था। क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था उनका आधार लिंक था, उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट बना हुआ था। उसके लिए हर जिला में कोई ना कोई एक टीम बनाना चाहिए था डॉक्टरों की, एक्सपर्ट डॉक्टरों की, जो उनको लॉन्ग टर्म फॉलोअप में वॉच करती, देखती। क्योंकि ये वैक्सीन जनरली बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। ये वैक्सीन बहुत जल्दी में आया, इसके साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है, ये वॉच हो नहीं पाया। तो कम से कम लगाने के बाद सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उनके लिए एक अलग अस्पताल में डॉक्टरों की टीम का गठन होता, उसको कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उसका हेल्थ स्टेटस पूरा इवेल्युएट किया जाता। जिन लोगों को नहीं लिया गया, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, उन लोगों को देखा जाता, दोनों में कंपेयर किया जाता कि किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेसिक हेल्थ अच्छी है। तब जाके हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते कि हाँ, वैक्सीन के कारण ऐसा ये हो रहा है। तब जाकर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते और कुछ कहने की स्थिति में होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जब ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनिका ने एक्सेप्ट किया, तब पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच गया। अब हंगामा होने के बाद अब लोग दहशत में हैं, डर रहे हैं। मीडिया खबर भी इस तरीके से बना रही है। अभी तो इसमें कई लोग आपदा में अवसर ढूंढेंगे, कहेंगे कि डी-डाइमर कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, फिर उसमें भी नए नए तरीके के प्रोसीजर करने की जो है तो प्लान बनाएंगे। तो
एक्चुअली में इस सब समस्या से कैसे बाहर आया जाए, जबकि वैक्सीन के नुकसान हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं, ये सब लोगों ने पहले भी चेतावनी दी थी। कई न्यूज चैनल ने, मीडिया हाउस ने ये सब चेतावनी दी थी, बताया था। 9 अप्रैल 2021 को एक खबर आई थी कि इंडिया टू रिव्यू कोविड-19 वैक्सीन आफ्टर ब्लड क्लॉट वार्निंग रिपोर्ट। इसके बाद देखिए ये खबर है 7 मई 2021 की, वहां पर भी डाउट किया गया था कि ये वैक्सीन जो कोविड-19 वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, इसका पोटेंशियल लिंक है टू ब्लड क्लॉट से, सीरियस सिंड्रोम इन्वॉल्विंग ब्लड क्लॉटिंग। 2021 में ही ये न्यूज आ गई थी। इसके बाद भी जब ये खबर आई तो मोर देन डजन्स ऑफ कंट्री मोस्टली इन यूरोप हैव सस्पेंडेड द यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका कोविड-19। कम से कम 10 से 12-15 कंट्री जो है तो कोविड-19 वैक्सीन को, जो एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन थी, उसको रोक दिया था लगाने के लिए। आयरलैंड टेम्पोरली सस्पेंडेड द यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ये पुरानी खबर है 21 की। स्वीडन 16 मार्च को सस्पेंड कर दिया था। लैटविया 16 मार्च को इसने भी सस्पेंड कर दिया था एस्ट्राजेनेका। जर्मनी ने भी सस्पेंड कर दिया था। इटली ने सस्पेंड कर दिया था। स्पेन ने 15 मार्च को सस्पेंड कर दिया था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। लक्सेमबर्ग ने जो है तो 15 मार्च को सस्पेंड कर दिया था फॉर द यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। सिप्रस ने, पुर्तगाल ने सस्पेंड कर दिया था 15 मार्च को। स्लोवेनिया ने सस्पेंड कर दिया था इस वैक्सीन को। इंडोनेशिया ने सस्पेंड कर दिया था 15 मार्च को। नीदरलैंड ने सस्पेंड कर दिया था। आयरलैंड ने सस्पेंड कर दिया था। बल्गेरिया ने इस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया था। थाईलैंड ने सस्पेंड कर दिया था। रोमानिया ने सस्पेंड कर दिया था। आइसलैंड ने सस्पेंड कर दिया था। डेनमार्क ने सस्पेंड कर दिया था। नॉर्वे ने सस्पेंड कर दिया था 15 मार्च को, 11 मार्च को। ऑस्ट्रिया ने सस्पेंड कर दिया था 7 मार्च को। इंडिया में क्या हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इंडिया कंटिन्यूड विथ कोविशील्ड इवन आफ्टर एडवर्स रिपोर्ट, क्योंकि ये चंदा खाए बैठे थे, ये किसी को तो पता नहीं था कि ये पैसा लिए बैठे हैं। तो ये कैंप लगा लगा के लोगों को वैक्सीन लगवा रहे थे। लगभग 10 से 15 यूरोपियन कंट्री अपने देश में जिस वैक्सीन को सस्पेंड कर चुकी हो, वो इंडिया में अमृत बूटी की तरह कैंप लगा लगा के बांटा जा रहा था कि नहीं यही है। हमने तो नहीं लिया वैक्सीन, ना हमारे बच्चों ने लिया, हम उसी तरह सबके कांटेक्ट में रहे, रेड जोन में रहे, हमें कुछ नहीं हुआ। तो कुछ लोग जो पैसा खाए बैठे हैं, दलाल डॉक्टर, दलाल मीडिया, वो अभी भी ये खबर आने के बाद सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन ने ही जान बचाई। अरे वैक्सीन कैसे जान बचाएगी? तुमसे फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, टेंशन टाइप हेडेक ठीक नहीं होता, किसी का कॉन्स्टिपेशन पूरी जिंदगी में ठीक नहीं कर पाते, वैक्सीन जान बचा देगी। मैं आपको बता दूं कि किसी भी इन्फेक्शन का असर हमारे शरीर में कितना होना है, होना भी है कि नहीं होना, ये एंटीजन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसाइड नहीं करता। ये आपका इन्वायरमेंट, आपका होस्ट और एंटीजन तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। होस्ट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। A host means, host is not a machine, host is a life. Life means mind, body and soul. जब आप किसी को सुबह से लेके शाम तक डर दिखाओगे, मौतें दिखाओगे, तो वो आदमी फियरफुल हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। जब टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, तो उसके शरीर से इपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल किडनी से रिलीज होगा और उसका लेवल बढ़ेगा, उससे आपकी इम्यूनिटी कम होगी। देन आपके शरीर में कोई भी इंफेक्शन हावी हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपकी इम्यूनिटी, आपको डरा के आपकी इम्यूनिटी डिसरप्ट की जा रही थी। अब फिर जब आप डर गए तो वही सब दवाइयां, वही सब केमिकल खाना, वही सब दवाइयों के लिए प्रमोट किया जा रहा था, वही सब केमिकल खाने के लिए प्रमोट किया जा रहा था, जिन दवाइयों से वायरस का कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। और अभी भी ये खबर आने के बाद उसमें मीडिया इसके आगे इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश नहीं कर रही। मीडिया ये बता रही है कि नहीं ये तो लाखों में एक को हो रहा है। उन्हीं डॉक्टरों को बैठा रही है डिबेट में जिन्होंने लोगों का पैसा जान माल लूटा है, उन्हीं डॉक्टरों को डिबेट में बैठा रही। वो कैसे बोलेंगे? मीडिया को होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं मिलता, कोई मीडिया को आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं मिलता, मीडिया को नेचुरोपैथी का डॉक्टर नहीं मिलता, मीडिया को इनके द्वारा ट्रीट किए गए केसेस नहीं दिखते।
ये खबर पढ़िए आप कि मार्च 2021 के एक सप्ताह के भीतर कई देशों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि वे रक्त के थक्कों के रूप में संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंताओं के बाद कोविड-19 के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं। 2021 में काफी देशों ने इस वैक्सीन को निलंबित किया था अस्थायी रूप से। हमें बिना इन्फॉर्म कंसेंट के जबरदस्ती ठुकवाया गया। बोला तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम सांस नहीं ले सकते, तुम राशन नहीं पाओगे, तुम कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। वैक्सीन का बहुत लिमिटेड यूज है। वैक्सीन अमृत नहीं है, आपको अमर नहीं कर दे रही। जिस प्रकार से इसे प्रचार प्रसार किया गया एक फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, एक वैक्सीन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जब आपको पता है कि किसी भी शरीर में किसी भी जीवाणु का कितना असर होना है, उसके लिए होस्ट रिस्पांस है, होस्ट रिस्पांसिबल है। आपने होस्ट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए नहीं डाले कि दोनों टाइम जूस पियो और 2 नारियल पानी पियो। आपने योग मेडिटेशन सेंटर नहीं खोले, बंद कर दिया, आपने जिम बंद कर दी। आज 2024 में यह हालत है कि यदि आप बीमार हो जाओ तो आपको बुखार आ जाए तो बुखार का मतलब आप पैरासीटामोल ही समझते हो और पैरासीटामोल ही खाने के लिए जाओगे आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके लिए सरकारों ने कहीं पर होम्योपैथी का, आयुर्वेदा का, नेचुरोपैथी का कहीं क्लिनिक नहीं खोल के रखा है। यदि आपको पैरासीटामोल नहीं खाना तो आप दूसरी पैथियों में जाके आप अपना इलाज करा सके। हाँ, दारू की दुकानें जरूर हैं हर मोहल्ले में, आपको हर मोहल्ले में दारू की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन एक होम्योपैथी का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का क्लिनिक नहीं मिलेगा सरकारी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारी योजनाओं को एलोपैथी में लादा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मूवमेंट एलोपैथी की तरफ हो। इन्होंने होम्योपैथी के लिए 10,000 का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी गरीब जनता को होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट चाहिए, 10,000 का प्रावधान नहीं है। किसी गरीब जनता को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, 10,000 का प्रावधान नहीं है। एलोपैथी में पैरासीटामोल खाने के लिए 5 लाख का जो है तो ये इलाज फ्री दे रहे हैं, जबकि उससे कब्ज का भी इलाज नहीं होता, कब्ज भी नहीं ठीक कर पाते ये डॉक्टर। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हेल्थ की सुरक्षा आप खुद करें, आप अपनी जिम्मेदारी खुद जो है तो समझें। लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोग व्यापार करके निकल जाएंगे यदि आप इसी तरह मूर्ख बने रहे तो। आपको ही सीखना है होम्योपैथी का इंपॉर्टेंस, आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस है। हम नो डाउट एलोपैथी का भी बहुत महत्व है, लेकिन कुछ सर्टेन इमरजेंसी केसेस में, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, आप पूरी जिंदगी जो है एलोपैथिक दवाई खा के आप किसी भी चीज को रिवर्स नहीं कर लेंगे। अब एक बार फिर से डर का माहौल बनाया जा रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी तरह की चिंता कर रहे हैं और डर रहे हैं, आपने वैक्सीन लिया है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब उसके लिए करना क्या है वो करने में जो है तो अपना आप दिमाग लगाइए। उन सब समस्याओं से कैसे बाहर आना है, अब उसके लिए क्या करना है, इस पे आपको फोकस करना है। तो कुछ चीजें मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूं कि आपको 5 से 6 चीजों का विशेष ध्यान देना है। सही समय पे खाना, सनलाइट, ग्राउंडिंग, सही पानी एंड सही हवा, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है ना। क्योंकि आप ये मत समझिए कि सब केमिकल खा के ठीक हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिना नुकसान पहुंचाए, यदि आपको हेल्प करती है, आपको ठीक करती है, आपकी समस्या से बाहर आने में मदद करती है, वो भी दवा हो सकती है ना। तो यू कैन यूज वाटर एज ए मेडिसिन, यू कैन यूज सनलाइट एज ए मेडिसिन, यू कैन यूज ग्राउंडिंग एज ए मेडिसिन, यू कैन यूज अर्थिंग एज ए मेडिसिन, डाइट एज ए मेडिसिन। डाइट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि आपको एक ही प्रकार का अनाज नहीं खाना है हमेशा।
आपको अपनी डाइट में छोटे और मोटे अनाजों को शामिल करना है, जैसे जौ है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, सांवा है, कोदू है, कुटकी है। इन तरह के अनाजों को आपको अपनी डाइट में शामिल। समय से सो जाएं, समय से उठ जाएं, मॉर्निंग में थोड़ा व्यायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ग्राउंडिंग करें, समय निकाल के थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करें। यही सब चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रख सकती हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डर है, चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है, आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप होलिस्टिक साइंस को अप्रोच करें, जहां डॉक्टर आपकी मानसिकता को समझ के, आपकी स्ट्रेस को समझ के, तनाव को समझ के, आपके अंदर की भावनाओं को समझ के, साथ में फिजिकल सिम्टम्स को समझ के दवाई दे तो आप उस समस्या से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। हाँ, एक और मजेदार मैं आपको बात बता दूं कि जिन लोगों ने कोरोना में खूब लूट मचाई है और इस वैक्सीनेशन को भयंकर प्रमोट किया है, एलोपैथिक दवाइयों को प्रमोट किया है, वो लोग अब सोशल मीडिया में डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन से होने वाले दुष्परिणामों को जो एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, तो उसकी खबर मैंने एक पोस्ट की थी। तो कई लोग उसमें जो है तो कमेंट कर रहे थे कि आप कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं, आप बीजेपी विरोधी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। ये लोगों के स्वास्थ्य का मसला है, लोगों के हेल्थ का मसला है, इसलिए ये लोगों के स्वास्थ्य का मसला है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। अब उन लोगों ने खूब लूट मचाई थी, अब एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट में कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब वो रेयर बोला, कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं ये तो अलग बता। अब कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 10,000 में एक हो रहे हैं, 50,000 में एक हो रहे हैं, 1 लाख में एक हो रहे हैं, 10 लाख में एक हो रहे हैं, तो डरने की बात नहीं। अरे तुम गिनने गए थे क्या? तुमने गिनती की है क्या? या कि सरकार ने कोई पैनल बनाया था कि कोरोना वायरस का जिसको वैक्सीन लगा हुआ है तो उसका कोई लॉन्ग टर्म फॉलोअप लिया है पिछले 4 साल 5 साल में? ऐसा कोई पैनल तो बना नहीं था। अब कोई भी कंपनी उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे नहीं कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। यदि किसी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल होता है। अब वो 10 लाख में एक होता है, 5 लाख में एक होता है, 1 लाख में एक होता है, एक अलग मुद्दा है ना। लेकिन लोग ऐसा आके बोल रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि उनको पता है समाज में माने ये सब चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या उनको पता है कि रिसर्च के लिए जो साइंटिस्ट को फंडिंग आती है वो कहां से आती है? वैक्सीन कंपनी को कौन फंड करता है? वो पैसा कहां से आता है? कौन लगाता है? तो वो डेटा किस तरह का देंगे आपको? पता कुछ नहीं है, बस चल दिए। 10 लाख में एक होती है, 50,000 में एक होती है, चलिए मान लेते हैं कि 1 लाख में एक होती है। यदि 1 लाख में होती है तो इंडिया में 175 करोड़ डोजेज लगे हैं। किसी ने सिंगल डोज लिया है, किसी ने डबल डोज लिया है। ये मानते हैं कि चलिए 100 करोड़ लोगों को, तो यदि 1 लाख में एक इंसान को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो 1 करोड़ लोगों में 100 लोगों को हुआ ना साइड इफेक्ट। तो जब 100 करोड़ लोगों को यदि वैक्सीन लगा है, 100 गुणे 100, तो जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 लोग हुए ना। तो 10,000 लोगों की जान ऐसे ही है, उसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई सुनाई नहीं होनी चाहिए। ये तो एक साइड इफेक्ट है, बाकी और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो अभी समय के साथ पता चलेंगे। यदि जांच होगी तब सच्चाई सामने आएगी। तो अभी यदि ब्रिटेन में केस नहीं हुआ होता तो अभी ये भी नहीं पता चलना था। ये जो लोग डिफेंड कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो बुखार का मतलब पैरासीटामोल ही समझते हैं, इसके अलावा उन्हें दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि पूछो कि डिग्री कौन सी है तो डिग्री बताने में भी शर्माते हैं। ये वही लोग ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं आके। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब महामारी आई थी, जब वैक्सीन आया था, उसके बीच में कम से कम 1-2 साल का गैप था, तब आप कैसे जिंदा थे? तब आपको किसने बचाया था? यदि वैक्सीन नहीं आती तो क्या पूरी सृष्टि खत्म होने वाली थी? सब लोग मर जाते। हमने वैक्सीन नहीं लिया तो हम मर गए, हम जिंदा नहीं हैं। हमारे बच्चों ने वैक्सीन नहीं लिया तो हम मर गए, हम जिंदा नहीं हैं। जिन्होंने लिया तो क्या सबके सब बच गए? आज अस्पतालों में अब निमोनिया से डेथ नहीं हो रही है। 2019 के पहले वेंटिलेटर नहीं था अस्पताल में, निमोनिया नहीं होता था, तब क्या कर लेते थे आप? आज निमोनिया से डेथ नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि हर अस्पताल में, यदि 100 बेड का अस्पताल है
तो पर डे 1-2 लोग निमोनिया से जा ही रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा कोई। तो चीजों को समझने की कोशिश करें, ये लोगों के हेल्थ का मसला है ना। ये कहने की बजाय कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो डिफेंड करने में आ गए हैं, उसको कवर अप करने में आ गए हैं ना। तो आइए हम केसेस के थ्रू देखते हैं कि कोरोना वायरस के वैक्सीन ने कितना हेल्प किया है लोगों को। मैं पता करने गया था आप लोगों का, वो कह रहे खाली है, लगा लो, मैंने लगवा लिया। डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना संक्रमण के बाद एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। गौर करने की बात यह है कि डॉक्टर के अग्रवाल ने कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोजेस ले रखी थी। और आज एक दुखद खबर मिली, और दुखद खबर ये कि मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल नहीं रहे। अब भली भांति उनको पहचानते होंगे। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए थे और 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पे थे। एम्स में उनका उपचार चल रहा था। तो सर उसके बाद मैंने वैक्सीन ली, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद सर क्या हुआ कि दोनों खुराक लगवाई थी? नहीं सर, अभी पहला डोज ही लिया था। तो उसके बाद सर 10 दिन बाद, वैक्सीन के 10 दिन बाद सर एकदम से मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था, रिएक्शन टाइप का हो रहा था। नहीं, बुखार आया था, क्या हुआ? सर वैक्सीन के बाद बुखार तो आया था, वो ठीक हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, एक दिन मैं सो रहा था, सो के उठा तो सर चाय पी में, तो चाय पीने के बाद एकदम सांस लेने में दिक्कत और घबराहट टाइप की, बेचैनी और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आया। तो सर ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई मेरे लिए। तो फिर सर मैं आपके पास आया था, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से सर मुझे पूरा रिलीफ हो गया। सर ऐसा डर लगता था मुझे कि ये एलोपैथी खाने से ऐसा न हो मेरी डेथ हो जाए या कुछ तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सर ऐसा डर बैठ गया था, कुछ भी चीज़ खाने पीने से मुझे डर लगता था, यहाँ तक कि सर पानी पीने से भी डर लगता था। ऐसा लगता था सर कि पानी पीने से मतलब कोई रिएक्शन ना बन जाए, कोई दिक्कत खड़ी ना हो जाए, क्योंकि सर वो इतना भयानक हुआ था उस टाइम जब मैंने चाय पी थी, बहुत खतरनाक टाइप से हुआ था सर। क्या हुआ था? रिएक्शन टाइप का हुआ सर, एकदम बेचैनी, घबराहट, और सर ऐसा लग रहा था कि अब मेरा इलाज मैं कहाँ कराऊं, किसको दिखाऊं, कैसे ठीक होऊंगा। सर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था, बहुत ज़्यादा दिमाग में डर बैठ गया था सर कि कैसे खाऊंगा मैं इन चीज़ों को, खाना नहीं खा सकते तो क्या करूंगा सर, कैसे जिएंगे, ऐसा लग रहा था सर। बाकी अब बहुत रिलीफ है सर पूरी तरीके से। अब ठीक है, खाना वाना सब खा ले रहे हैं आप? हाँ सर, चाय भी पी रहा हूँ। ऐसे तो ठीक है सर। जब से आपने वो टेबलेट दी है ना, क्या चीज़ में उसके बाद से तो आराम है। जैसे मुझे पहले फ्लैश लाइट के अलावा कुछ नहीं दिखता था, उसके बाद मुझे ये मोबाइल की जो सामने की है ना, ये क्या बोलते हैं अपन, वो दिखती है। इसके बाद सूर्य का पूरा प्रकाश दिखता है, और घर में अगर कोई गेट अगर एकदम खोल दे तो मुझे वो समझ आ जाता है कि उजाला दिख जाता है कि हाँ किसी ने गेट खोला है। तो इससे आँख सही हो जाएगी? आँख सही हो जाएगी। तो आपने 55 इंजेक्शन लगवा लिया। हाँ। फिर उन्होंने क्या बोला जब 55 इंजेक्शन लगवाने के बाद भी नहीं सही हुआ? तो उन्होंने बोले आँख निकाल दे। आँख निकाल? लास्ट एंड में उन्होंने बोले आँख निकलेगी, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर आपको क्या लगा इस बात से? नहीं सर, मैंने मना कर दिया ना उनसे, उनकी आँख नहीं निकलवाना मुझे। आँख निकलवा लूंगा तो गड्ढा हो जाएगा। और अगर करना ही तो सही करो ना, आप आँख क्यों निकाल रहे हो? आँख निकालने के बाद भी उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए बता दिए मुझे। आँख निकालने उसके बाद भी, हाँ उसके बाद भी 3-3.5 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद भी, उसके पहले मैं 4 लाख रुपए लगा चुका हूँ। 4 लाख रुपए लगा दिया। 4 लाख। उन्होंने बोला कि आँख निकालेंगे फिर भी 3 लाख, फिर भी 3 लाख रुपए लगेंगे आपके। फिर मैंने नहीं दिए सर। नहीं गया मैं आँख निकलवाने। जब आँख ही निकालना थी तो मैं तो ऐसे वो करवा लेता। 3.5 लाख मतलब 4 लाख रुपए तो मैं लगा ही चुका था आँख के लिए कि आँख में रोशनी आ जाएगी, आँख खुल जाएगी मेरी। बिल्कुल नहीं खुल रही थी, ऐसी चिपकी हुई थी, पूरी आँख बंद थी मेरी। उसके बावजूद भी फिर उन्होंने बताया, बोला आँख निकलेगी और 3 लाख रुपए उसके बाद भी लगेंगे आपके। तो फिर मैं तो घबरा गया, उनकी 3 लाख रुपए और देंगे और आँख भी निकलवाएंगे तो क्या मतलब रहेगा फिर, वो गड्ढा टाइप का हो जाएगा।
हाँ, ये है वो तो ठीक ही है, लेकिन वो गट्टा टाइप हो जाएगा तो अलग ही महसूस होगा ना फिर वो तो क्या मतलब रहेगा आँख निकलवा लेंगे उसके बाद तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि हुई और बहुत फायदा हुआ। मेरी जो आँख चिपक रही थी वो भी खुल गई और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा उसके बाद। यहाँ से मतलब मुझे बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। आँख नहीं निकली एक तो मेरी, और उसके बावजूद भी ना ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, आँख नहीं निकली और मुझे फायदा भी हो रहा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ टोटल कितना दिन हो गया होगा? सर मुझे यहाँ 4 महीने हो गए हैं, 3.5-4 महीने के लगभग। 3-4 महीने। हाँ, जितने वहाँ मैंने एक दिन में खर्च किया था उतना मेरा 4.5 महीने में हुआ है। जितना वहाँ आपने एक दिन में खर्च किया था इतना मेरा 4.5 मतलब 3.5-4 महीने में हुआ है। कब फायदा लगने लगा था? जब हमने फर्स्ट टाइम दवाई दी थी तो आपको ऐसा असर कब आया था कि माने फर्स्ट टाइम जब आपने दवाई दी थी ना तो मेरा इन्फेक्शन जो था वो रुक गया था, उससे बढ़ नहीं पाया, सूजन वगैरह, हाँ, वो जो ब्रेन में घुस जाता, कहीं भी घुस जाता तो वो रुक गया था मेरा। ये केस ठीक हो जाएगा तो हम यूट्यूब में डाल देंगे। हाँ है ना? टीका लिया था ये कोरोना वाला? हाँ, इसका कोरोना का टीका लिया। हाँ, कब लिया था? ये 2020 में। 2020 में? 20 में। उस तकलीफों की गति उसी समय से बढ़ी है क्या? उसके बाद बीमार हुआ। हाँ, मतलब टीका लेके आया 2-3 घंटे के बाद, हाँ, 2-3 घंटे ठीक रहा। हाँ, रात में 8 बजे के लगभग बुखार आया, 3 बजे टीका लिया था। फिर वो बुखार कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा क्या हुआ? बुखार ठंड दे के बहुत जोरों से बुखार आ गया। वॉमिट होने पहले लगा। नहीं आ रहा था? पहले तो एकदम फिट फाइन। टीका लगाने क्यों पहुंचे? भाई ये था कोरोना का टीका लगाओ, टीका लगवाओ, सब बोल रहे थे। हाँ, कंपनी में अलाउ नहीं था। हाँ, तो लगवाना ही है। हाँ, 1-2 महीना पीछे किया लेकिन सब ने लगवा लिया, मैं ही बाकी रहा। तो बोले नहीं लगवाओ। पहले बुखार आया, रात को 12 बजे के बाद वॉमिट चालू हो गया, टॉयलेट चालू हो गया, उल्टी दस्त दोनों चालू हो गया। हाँ, फिर तो 1-2 आदमी, एक इधर से पकड़ता था, एक इधर से पेशाब करने के लिए जाना पड़ता था। बाथरूम के लिए वहां छोड़ के जाना, 4 डाल दिया था वहीं पे। हाँ। डॉक्टर को फोन किया, तो जो टीका तो पहलवान बनने के लिए लगाया था। वो पहलवान क्या किया, मुझे तो दूसरा टीका बड़े मुश्किल से लिया। क्यों लिया फिर दूसरा जब पहले में ये हो गया? वो अलाउ नहीं था कंपनी में। हाँ। कंपनी में दोनों डोज का प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र देने के चक्कर में हम अपनी जान दे दें। हाँ, तो उसमें पहला टीका लिया तो उसमें तो बहुत परेशान हुआ। दूसरे में 4 गोली ले लिया था पहले से ही बुखार की। पहले 4 गोली खा ली। पहले गोली खा लिया, हाँ। फिर गया टीका लगवाया, फिर 4 घंटे बाद फिर पैरासीटामोल का गोली खाया। हाँ। तब उसमें दूसरे बार में कम तकलीफ हो, लेकिन पहली बार में ऐसा लगता था कि अब बचूंगा ही नहीं। हाँ। बीबी का कैसा हुआ था, उसके पूरे नाक के अंदर टीका लेने के बाद गले में, नाक के अंदर, पूरे शरीर में छाले हो गए। वहाँ उनको? हाँ, टीका लेने के दूसरे दिन से। हाँ। और मुझे तो यहाँ कंपनी में सबने मान लिया था कि अब बचेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर यहाँ ना बोल दिया था। फिर अस्पताल भी गए होंगे? अस्पताल दूसरा अब चल ही नहीं पाता था। हाँ। तुरंत अस्पताल ले गए गाड़ी से। हाँ। दूसरे सुबह। हाँ। रात में तो कैसे करके काम चलाया। हाँ। सुबह डॉक्टर ने ना बोल दिया, हाँ। बोला ये कोरोना वाला की टीका लगा है तो हम दवा नहीं देंगे। कितने दिन में फिर ठीक हो गए थे? 8-10 दिन लगा। 10 दिन लगा था? हाँ, और ऐसे 2 आदमी हुए कंपनी में, मैं हुआ, एक और कारीगर हुआ। टीका लगा के? टीका लगा के। पहले ठीक ठाक थे सब? अभी भी पहले वो कभी बीमार नहीं हुआ। हाँ। टीका लगवाया, दूसरे दिन बीमार हुआ। हाँ। और 1 महीना तक बीमार रहा। हाँ। दवा होता था। हाँ। मुझे पहले हुआ, मालूम था दवा नहीं होगा इसका। वो मैं तब ठीक हो गया, उसको बुखार आया तो मैंने डॉक्टर को बताया। पहले आयुर्वेद वाले के पास गया, 10 दिन उसने दवा चलाया, उसको बता दिया था टीका लिया है। कम से कम 15 दिन लगा उसको। 10 दिन इधर, स्थिति मेरी तो मरने जैसी हो गई। उसमें टीका लेने के 4 घंटे बाद ही बुखार आ गया लगभग। उनको ले गए, हष्ट पुष्ट थे। हष्ट पुष्ट गए घर से? हाँ। हाँ। और मास्टर फिर आया ही नहीं। मास्टर घर वापस नहीं आ पाया, हट्टा कट्टा गया था? हाँ, हट्टा कट्टा, 40-45 साल उम्र था। हाँ।
सूरत में गया, पैसा भी लग गया हो? पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया उसने, 40-50 हजार के ऊपर इधर उधर कर्जा लिया है चंदा वाले। जो मास्टरों का ग्रुप था, कोई 1000 कोई 2000। फिर उसमें जहाँ था वहां से फोन किया एक दोस्त को, भाई मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे कुछ नहीं है, ये लोग मार डालेंगे। उसने ऐसा फोन किया। फिर शाम को कुछ दिन और रखे, शाम को फिर हॉस्पिटल से फोन आया, कल छुट्टी हो जाएगा भाई का, ठीक हो गया है। उसी दिन सुबह, शाम को 4-5 बजे फोन आया कि कल छुट्टी हो जाएगा। उसी रात में सुबह 4 बजे फोन आया, कोरोना से मर गए। उसने सामने से फोन करके बताया था कि मुझे ये लोग मार डालेंगे पहले ही। तो फिर क्यों नहीं गए छुट्टी कराने? अब वहाँ जाए कौन, अलाउ नहीं था। अरे तो अस्पताल जाना तो अलाउ था? नहीं, जहाँ कोरोना का पेशेंट था वहाँ अलाउ नहीं था। वो जो अलग बना दिया था उसमें अलाउ नहीं था। फिर उसके अंतिम दर्शन में भी केवल 2 ही आदमी, एक उसका भांजा गया था, एक और गांव को गया था। वहीं जला भी दिए? वहीं सूरत में। जबकि उसने सामने से बोला था, वो वहां से भागा था, हॉस्पिटल से भागा था। फिर आप लोगों को क्या लगा जब ये न्यूज़ सुना आपने? तो उसने हमको ये, जब उसने बोला तो फाइनल हुआ कि ये मतलब कोरोना से तो कम मरते हैं, वो उसमें ले जाते हैं, वो उसमें ज्यादा मरते हैं। जो नहीं गया तो वो बच गया, और जो गया तो वो नहीं लौटा। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जो वहां गया तो वही मरा। एक दूसरा नागपुर साइड का मास्टर है, उसने तो 9 लाख रुपया लगा दिया वहीं सूरत में। हस्ट पुष्ट सर्दी जुकाम हुआ था, जांच करवाए, कोरोना हो गया। 15-20 दिन के अंदर उसको 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। बाद में डॉक्टर ने ना बोला। फिर वो नागपुर आया, नागपुर आते आते मर गया। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ, और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूँ। उस दिशा में इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ। हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन से मौत पर केंद्र का जवाब, सरकार का जिम्मेदारी लेने से इनकार। क्या केंद्र की जगह अब कोर्ट देगा मुआवजा? कोरोना वैक्सीनेशन से हुई मौतों की जिम्मेदारी लेने से केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि मृतकों और उनके परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। यानी केंद्र का कहना है कि वैक्सीनेशन से हुई मौतों के लिए सरकार बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है। साथ ही केंद्र की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन लगने से हुई मौतों के मामले में सिर्फ सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल का है, जब कोविड वैक्सीनेशन के बाद एक ही परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक बच्चियों के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मौत की वजह वैक्सीनेशन बताते हुए मुआवजे की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोविड वैक्सीन से मौत के मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए और वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का समय रहते
पता लगाकर उससे बचाव के उपाय करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्ड बनाए जाएं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब दिया और कहा सिर्फ एक मामले में AEFI कमेटी ने वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से मौत की पुष्टि की है, जिसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पीड़ित परिवार सिविल कोर्ट जाकर मुआवजे की मांग कर सकता है, केंद्र से नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने हलफनामे में आंकड़े पेश कर ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी और मोदी सरकार भी बड़े संकट में नजर आ रही है। मोदी सरकार पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या खुलासा आया है सामने और कैसे घिर गई मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोविड काल में देश विदेश में कोविशील्ड और वैक्स ज़ेवरिया नाम से कोविड वैक्सीन बेची थी। लेने वाले कुछ लोगों को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में एस्ट्राजेनेका लेने वालों को ये बीमारी सामने आई है। भारत में वैक्सीन के बाद बीमारी के 7 केस सामने आए हैं, तो ब्रिटेन में 4। स्टडी की माने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों को जो नर्वस प्रॉब्लम हो रही है, उसका नाम है ग्लेन-बार सिंड्रोम। ग्लेन-बार सिंड्रोम में मरीज की नसों पर असर पड़ना शुरू होता है, जो आगे चलकर लकवे में तब्दील हो सकता है। यानी मरीज को अपने शरीर के कुछ अंगों के मूवमेंट में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ग्लेन-बार सिंड्रोम में सांस की परेशानी भी हो जाती है, यानी मरीज जो सांस लेता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए तेज सांस लेनी पड़ती है। बीच अचानक ही कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की अदालत में इस बात को कबूल किया कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के जम सकते हैं, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसके बाद से ही सभी लोग अपने अपने कोविड सर्टिफिकेट को चेक कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है। इस बीच जिस सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो लगी रहती थी, वहां से अब ये फोटो गायब है। और आज हम बात करेंगे कि पूरे देश में क्या एक उपचार ने संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। बाकी उपचार की जो पद्धति है उसको एक प्रकार से कॉर्नर कर दिया गया है। और 75 वर्षों में ऐसी कौन सी साजिश हुई जो हमारी जो ज्ञान थी, जो ओरिजिनल साइंस था, उसके साथ एक प्रकार से सौतेला व्यवहार हुआ। सौतेला व्यवहार कहना तो ठीक नहीं होगा, कहना यह होगा कि दूसरी पद्धति को एक प्रकार से मार दिया गया, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। बावजूद इसके बहुत सारी पद्धतियां जिंदा हैं। 30 साल 32 साल 25 साल का नौजवान चल रहा है, रास्ते में गिर जाता है, खत्म हो जाता है। डांस कर रहा है, शादी में खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज कर रहा है, खत्म हो जाता है। ये एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं हुई ना पूरे देश में। यूनियन कार्बाइड से भोपाल गैस में जिन लोगों की मौत हुई थी, आज तक उनके परिवारों का खर्चा वो कंपनी उठा रही है। आज जिन लोगों की मौत हो रही है कोविशील्ड के कारण, और खुद ये तथ्य सामने आ गया है, मैं समझता हूं उनके परिवार में हुई मौत का मुआवजा उन कंपनियों से वसूला जाना चाहिए और उनके परिवार की जितनी भी लायबिलिटी है, जितना भी खर्चा है, वो कंपनियों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये आपराधिक कृत्य है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि कौन से लोग इसके पीछे शामिल हैं और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके कंपनी मालिकों के खिलाफ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ। आज भी आप उस बात पर अड़े हुए हैं कि एलोपैथ एक फेक साइंस है, या आप बदलाव करेंगे? ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान था आपका। मैं भी इस पर ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। आपने एलोपैथ को फेक साइंस कहा है। आपकी राय में थोड़ी तब्दीली हुई है या आप अड़े हुए हैं अपनी बात पर? जी, अगर कॉन्टेक्स्ट में आप लेंगे मेरी बात सही कॉन्टेक्स्ट में, तो आप फिर मानेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूं वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि मामला हेल्थ का है और हेल्थ पूरी दुनिया में एलोपैथी की वजह से कहीं नहीं है।
हम लोग अपने चर्म चक्षु से ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑपरेशन है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, आईसीयू यूनिट बने हुए हैं, पूरा तामझाम है, ग्लैमर है, लेकिन इसका आउटपुट क्या है? आप अमेरिका को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए और दुनिया के देशों को देख लीजिए, जहां पर एलोपैथ शिखर पर है, वहां पर लोगों की हालत कितनी दयनीय है, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, हर दृष्टि से, और देशों के भी बजट और लोगों के भी बजट। इवन अमेरिका में इतना संपन्न अमेरिका है, हमारे से 10 गुना ज्यादा, सॉरी 1000 गुना ज्यादा अपने लोगों के हेल्थ पर खर्च करता है एलोपैथी की वजह से। लेकिन उसके बाद में भी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब अगर हेल्थ किसी की तो अमेरिका की है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर समझेंगे, अगर आप पर्टिकुलर एक चीज में समझना चाहोगे तो फिर समझना मुश्किल हो, क्योंकि मैंने कई बार इसको कल छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे रोक दिया कि आप पिछला मत बताइए, अभी 3 पॉइंट आंसर दिए, लेकिन अभी 2020 हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा विस्तार में हमको जाना चाहिए। तो आज देश में और दुनिया में एलोपैथ हैवी है। हम लोग 98% का पूरा संसाधन जो है एलोपैथ को दे रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या है आप इसको देखिए। देश डायबिटीज का कैपिटल बना हुआ है, हार्ट का कैपिटल बना हुआ है, कैंसर की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी है, टीबी तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कोरोना ने कितना उत्पात मचाया आप इसको देख लीजिए। तो आप इसको देखेंगे तो समझेंगे कि इतना सब हम पूरी दुनिया संसाधन लुटा रही है एलोपैथ के पूरे सिस्टम पर। मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर्स तो एक बहुत एक हिस्सा है उसमें का, लेकिन एक बड़ा सिस्टम चल रहा है जहाँ पे फार्मा कंपनियां हैं और पूरा जो डॉक्टर्स का जो पूरा संगठन है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी खोट है। अगर आप सर्जरी की बात डॉक्टर बीना जी ने कल की थी कि सर्जरी बहुत अच्छी है, लेकिन सर्जरी भी कितनी अनसाइंटिफिक है, कितनी अनरीजनेबल है, कितने अननेसेसरी सर्जरीज होती है देश में, इसका अगर आप आंकड़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब जो हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा हद तक इंटरवेंशन जो किया जा रहा है वो गलत इंटरवेंशन है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सत्यमेव जयते में आमिर खान ने इसको बहुत अच्छे से परस्यू किया था। कर्नाटक के किसी गांव में आदिवासी महिलाओं को, गरीब महिलाओं के 100% महिलाओं के हिस्टेरेक्टोमी कर दिए, ये डर बता के कि उनको कैंसर हो सकता है। और ये पूरा खेल ऐसे ही चल रहा है, ये डर का बिजनेस जो है इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचेंगे तो मैं इसको बोलूंगा कि इस तरह से ये जो साइंस हम पर लादा गया है ये कहीं हमको हेल्प नहीं देता। अगर हेल्प नहीं दे रहा है तो हम इसके बोझ को क्यों ढो रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे तो समझेंगे। क्योंकि एलोपैथी की दृष्टि दृष्टि केवल आंखों से दिखने वाली, मैं आधे मिनट में खत्म करता हूँ, आंखों से दिखने वाली चीज को केवल वो मानते हैं, उसके अलावा जो चीजें वो देख नहीं सकते, मेजरमेंट में ले नहीं सकते, उन चीजों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसको केवल बातों में रखते हैं, पर प्रैक्टिकली उनके ट्रीटमेंट का वो हिस्सा नहीं होते। चेकअप के बारे में भी यही समस्या है, चेकअप में भी क्यों दिखने वाली चीजें जो है वो तो बीमारी का रिजल्ट होता है, जो बैक्टीरिया है वो तो बीमारी का रिजल्ट है, लेकिन उसी को हम लोग इम्पोर्टेंट उसी को हम इम्पोर्टेंट मान के देखते हैं। इसलिए दुर्दशा हो रही है पूरी दुनिया में, इंसान की, इंसानियत की, देशों की और लोगों के हेल्थ की दुर्दशा हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मेरी बात को मानने पे आप लोग भी बात होंगे। ऐसे मेरी एलोपैथी इज द ओनली मॉडर्न साइंस, वो किस हिसाब से मॉडर्न साइंस है? इफ यू सी टेक्निकली होम्योपैथी इज मोर मॉडर्न साइंस देन एलोपैथी। इफ यू हैव टू से व्हाई डोंट यू टर्म होम्योपैथी एज मॉडर्न साइंस? क्योंकि एलोपैथी का टर्म अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो एलोपैथी ये टर्म डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने दिया, उसके पहले एलोपैथी का टर्म नहीं था। 1860 में 1810 में डॉक्टर सैमुअल ने उसको एलोपैथी, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल बनाया लाइक क्यूअर्स लाइक, व्हिच इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट, उसका ऑपोजिट है एलोपैथी, मतलब एंटीपैथी। सो दैट इन दैट सेंस इट इज वी आर क्वाइट मॉडर्न। और अगर आप जैसे डॉक्टर गायत्री ने लास्ट इसमें बताया और मैंने भी पहले बताया कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन खुद एक एलोपैथ थे। आपको ये समझना है कि हिस्ट्री में अगर एक एलोपैथ, एक एमडी फिजिशियन, एक मिलिट्री फिजिशियन जब फ्रस्ट्रेट होके अपना कन्वर्जन कर लेता है या किसी और एक डिस्कवरी कर लेता है एक नए साइंस का, इसका मतलब डेफिनेटली ही हैज सीन सम फ्लॉज इन द साइंस और द अप्रोच और एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा विषय है आज की तारीख में, ये WHO भी कह रहा है और UN भी कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अवर बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन आज की तारीख में नहीं है। वैक्सीन को लेके हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड यूज है वैक्सीन का। अगर आप देखेंगे तो असंख्य जर्म्स हैं, इनन्यूमरेबल, कितनी वैक्सीन बनाएंगे? और फिर उनके सबके अलग स्ट्रेन्स हैं, म्यूटेशन हो जाता है, कितनी बार वैक्सीन लगाएंगे, कितने लोगों को लगाएंगे? एक पोलियो इरेडिकेशन का हम दावा करते हैं,
लेकिन कितने डेकेड्स लगे हैं पोलियो को, जितना भी वो इरेडिकेट हुआ है पूरा तो हुआ भी नहीं है अभी, और कितना पैसा इसमें खर्च हुआ। तो क्या ये हर जन्म के लिए पॉसिबल है? ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें एक जनरल इम्यूनिटी चाहिए। तीसरी बात, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आज आप देखेंगे कि हर घर में रोग है, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज के मामले में हम वर्ल्ड की कैपिटल बनने वाले हैं। और एक नया फिनोमिनन क्या, और हर आदमी दवाई खा रहा है। 30-40 के बाद सब हम पूरे जीवन केमिकल खाते रहते हैं। एक गोली ब्लड प्रेशर की, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक खून पतला करने की, एक डायबिटीज की, और हो गई स्वास्थ्य की रक्षा। हम इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। और एक नया फिनोमिनन क्या हो रहा है कि ऑर्गन फेल होना शुरू हो गए हैं, और जल्द से जल्द यंग एजेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इसकी आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो रहा है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि 5 करोड़ लोग हर साल मॉडर्न मेडिसिन के इलाज की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ इट ये बात सामने आ चुकी है कि मॉडर्न मेडिसिन जो खुद है, उसकी दवाइयां हैं, वो बड़े बिगेस्ट किलर है इस समय। यानी कि हार्ट डिजीज और कैंसर से भी पहले, जिसको भी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, मेडिकल एरर्स हैं, ये नंबर 1 किलर बन चुके हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें सोचना है कि हम किधर जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं या बर्बादी की ओर जा रहे हैं? तो हुआ क्या है कि जैसे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का विकास हुआ, मॉडर्न मेडिसिन के हाथ एक बात ये लग गई कि हमें पता चल गया कि बॉडी में क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस पता चल गए, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि डिजीज आखिर हो क्यों रही है। तो इन सब बातों से हमारा एक फायदा ये हुआ कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलने लगे कुछ मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों के, तो उससे हमें इमरजेंसी में फायदा हुआ। बस इतना यूज है, इतनी साइंस है मॉडर्न मेडिसिन, केवल और केवल लाइफ सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। लेकिन ये सारी की सारी साइंस जो है, ये हथियाली है इंडस्ट्री ने, फार्मा इंडस्ट्री ने, और इस इमरजेंसी मेडिसिन साइंस को उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन पे थोप दिया, जिसके परिणाम ये हुआ कि डिजास्टर हो गया। पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है पूरे वर्ल्ड में इस समय, और इंडिया में खास तौर से। तो साइंस तो है, लेकिन साइंस का मिसयूज है टोटल। जिस बात को जहां क्या हम मक्खी मच्छर मारने के लिए AK-47 इस्तेमाल करेंगे क्या? वही हो रहा है मेडिकल के क्षेत्र में। दूसरी बात, जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि गलत प्रकार की जीवन शैली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे मॉडर्न मेडिसिन के करिकुलम के अंदर एक भी चैप्टर नहीं है करेक्ट जीवन शैली के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं गलत जीवन शैली को ठीक करना। हमारा उद्देश्य, हमारे से मतलब मॉडर्न मेडिसिन जिनके हाथों में है फार्मा कंपनी के, उनकी स्वास्थ्य से दुश्मनी है। उनको लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, उनको केवल नए मॉलिक्यूल चाहिए, नई दवाइयां चाहिए। तो बहुत बड़ा संकट है। मेरी अपनी राय में जो सॉल्यूशन है वो ये है कि नॉर्मल रूटीन लाइफ में आयुर्वेद शुड बी दी प्राइमरी पैथी है ना। आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी वंडरफुल साइंस। तो इन सब चीजों को हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के ऊपर लाना चाहिए, जैसे चाइना में है। चाइना ने अपनी चाइनीज पैथी को टॉप पे रखा हुआ है, और जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उनके अंदर हमें एलोपैथी का यूज जरूर करना चाहिए। और उसमें तो इतनी लिमिटेड साइंस है, इस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें स्वास्थ्य मिल पाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें स्वास्थ्य कभी नहीं मिलेगा। जबकि आज पकड़ा नहीं भी जाता तब भी ये सत्य ही था, और आज सिर्फ एक ही पार्ट पकड़ा गया है। इसके बहुत सारे मुद्दे हैं। जो लोग तो मर गए वो सिर्फ एक पार्ट है, सब लोग मरते नहीं है इसमें। किसी की ब्लड शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज की गोली पे आ जाते हैं, किसी की मेमोरी लॉस हो जा रही है, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जा रहा है, कैंसर का रेट कई गुना बढ़ गया है, कई गुना, मे बी अबाउट 400%, 4-5 गुना बढ़ गया है। उसकी बात तो अभी हो ही नहीं रही है। उनमें से सिर्फ एक सच्चाई सामने आई है, ब्लड क्लॉट की, राइट। और आप देखिएगा जिस तरह से एक सच्चाई सामने आई है, आने वाले दिनों में बाकी सच्चाई भी सामने आएगी। लेकिन अभी वो सच्चाई मेन स्ट्रीम में नहीं भी आने के बाद भी वो सच्चाई आपके बॉडी के अंदर, जिन्होंने ये 2 खुराक लिया है, वो अभी काम कर रही है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि कब कौन टपक पड़े, जैसा आप देख ही रहे हैं, वो कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह के रिपोर्ट्स अभी जो पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने किताब रिलीज की थी, व्हेन क्योर इज क्राइम, उसमें बड़े डिटेल में मैंने बताया था, सारे दुनिया के सारे स्टडीज को डाल के
याद कीजिए 2020 से लेके 22 अप्रैल 2024 यानी कि लास्ट वीक आप तो थे वहां पे, तब भी मैंने बताया था और तब बल्कि हमने किट भी लॉन्च किया था। तो रिएक्शन ये है कि पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि अब जबकि आपको सबक मिल चुका है, ये जो ढोंगी एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, अब ये क्या करेगी, इस बहाने आपको बोलेगी कि चेकअप कराओ, वो इसका ही फायदा उठाने वाली है क्योंकि डर का माहौल दोबारा बन गया है। अब इसका भी फायदा उठाएगी, बोलेगी आप चेकअप कराओ, और चेकअप के बहाने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, इसका खेल भी अब आने वाला है। तो यानी कि खेल खत्म नहीं हुआ, डर के माहौल का फायदा उठाने का खेल शुरू हुआ है ये। तो अब आप जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगाया, जिन डॉक्टर्स के साथ लगाया, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि भाई आपने तब गुमराह क्यों किया, भाई क्योंकि ये जान और माल का सवाल है। जान का तो है ही है, माल का भी है। सब लोग बीमार, सब लोग मरे नहीं है, जो मरे नहीं है वो ज्यादा मुश्किल में है। कई लोगों की नौकरी छूट गई, पैरालिसिस हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह से हुआ है। तो पहली रिएक्शन ये है कि आप एक सच्चाई पता चल गया है, इसके पीछे भी एक खेल है ताकि डर का माहौल बनाया जाए, और इस बहाने आप देखिएगा आने वाले दिनों में अभी कि एक जारी कर देंगे यही लोग कि भाई मेडिकल चेकअप कराओ, हार्ट चेकअप कराओ, और फिर लाइन लगने वाली है, और उसके बहाने एक और कोई और वैक्सीन लॉन्च कर देंगे इसके साइड इफेक्ट को बचाने के लिए। तो ये खेल तब तक चलेगा अगर आप बुद्धू हैं तो, जब तक कि आपका जान और माल दोनों के दोनों पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये भी एक खेल का पार्ट मानिए कि प्रोपेगेंडा मीडिया इसको इतना क्यों दिखा रही है, क्योंकि आपके दिमाग में डर का माहौल पैदा किया जाए। इंसान जब डर जाता है तब वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसको लूटना आसान हो जाता है। देखिएगा जिस तरह से तब मैंने भविष्यवाणी की थी, वो आज डरावना भविष्यवाणी सच दिख गया आपको, जबकि वो सच तब भी था। तकलीफ दे सकता था, तो तभी से हमारे दिमाग में शक था। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो इतने सारे केसेस, डॉक्टर साहब जो बोले वो सही है, क्लॉटिंग होते, ये होते, वो होते, पहले भी होते थे, अभी भी होते, लेकिन प्रमाण बढ़ गया है। यंग लड़कों में जब डांस करते करते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यंग लड़कों में डायबिटीज दिखता है, कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, हिप जॉइंट, जहां पे हम देखो नहीं इतने रिप्लेसमेंट होते। हमारे कई कलीग बोलते कि अचानक से इतना बाढ़ आ गई है इसकी कि बहुत सारे केसेस पहले हम खाली बैठे रहते थे, अभी हमको ऑपरेशन करने के लिए मिल रहा है। तो ये कंट्रोवर्शियल है, ये सब हम हवा में बात नहीं कर सकते। इसके ऊपर लोकमत पे भी हमने एक लेख छापा था कि कम से कम पूरे उस केसेस पे ध्यान रखा जाए और इसको कैसे पहचाना जाए कि ये इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, क्या उससे हो रहा है, कैसे पहचाना जाए। तो हमने फिर हमारे पेशेंट जितने भी आते थे जिनमें हमें थोड़ा भी डाउट आता था, उनमें हमने स्पाइक SARS-2 COVID-19 स्पाइक प्रोटीन IgG क्वांटिटेटिव एंटीबॉडीज चेक करना शुरू किया। तो हजारों में आते थे। एनी एंटीबॉडीज दे आर गुड इन अ नॉर्मल रेंज, थोड़ा सा अपर भी रहा तो चलता है 200-300, लेकिन व्हेन दे आर कमिंग इन थाउजेंड्स, 60,000, 35,000, and no laboratory was giving exact quantitative value, whereas 1 or 2 laboratories were giving quantitative values. तो उसको चेक किया। उसके बाद में HS हाई सेंसिटिविटी CRP चेक किया तो वो हाई आता था, 2.5, 10 तक आते थे। तो ये क्या बताता है कि इट इज अफेक्टिंग हार्ट वैस्कुलेचर सिस्टम। तो उससे हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये ऐसा हो रहा है, पर जब तक स्टडीज नहीं हुए हम कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकते हैं। पर ये अभी धीरे अभी ये शुरू हुआ। पहले तो वैक्सीन के बारे में कुछ बोलना भी एक डर लगता था कि ये एक तरफ से ये है, एक तरफ से वो है, सही है क्या है किसी को नहीं पता था। एवरीबॉडी वाज इन डार्क, तो किसी को ब्लेम करने में तो मतलब नहीं है। लेकिन अभी कम से कम हमारी आंखें खुल गई है तो हम ये चीजों पे ध्यान रखेंगे। मैंने एक मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ US का एक लेटर पढ़ा था,
उसमें कहा था कि जवानों में इतना क्यों हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद में, तो उसके ऊपर आगे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ऑथेंटिसिटी कितनी ये भी नहीं पता, लेकिन चर्चाएं बहुत शुरू हो गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि डांस करते करते जा रहे हैं, ऐसे पहले तो नहीं देखा था, पहले भी तो मेडिकल वर्ल्ड था कि डांस करते करते गए, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। और ये हमारा एक ऑनेस्ट डॉक्टर राइट